हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी बूम में। काफ़ी छात्रों की क्वेरीज थी कि हिंदी साहित्य के बारे में बताइए कैसे हम लोग तैयार करें। तो उसके बारे में हम लोग बिल्कुल आज चर्चा करने वाले हैं कि जेएसएससी सीजीएल में जो पेपर 2 है उसमें हिंदी साहित्य का सिलेबस क्या होने वाला है, कैसे हम लोग उसको तैयार करें ताकि हमारा मैक्सिमम मार्क्स अचीव हो सके। तो उसके सिलेबस को साथ ही साथ उसको कैसे हम लोग तैयार करें उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, अंत तक बने रहिएगा। एक मेरा आपसे ये भी अनुरोध है कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके पास ऑलरेडी आपके हाथ में सिलेबस इसका होना चाहिए ताकि आप इसमें जो भी चीज मैं बताऊं बिल्कुल क्लियरली आपके दिमाग में बैठ जाए। अब आइए इसको समझते हैं। देखिए आपके सिलेबस में दिया हुआ है हिंदी साहित्य। हिंदी अलग से सबसे फर्स्ट में ये फर्स्ट करके आपका हिंदी दिया हुआ है जिसमें आपका भाषा भाषा खंड आता है। हिंदी में पूरा भाषा खंड आता है जिसमें आपका हिंदी की उत्पत्ति, पुरानी हिंदी, अवहट, डिंगल, उसके बाद भाषा के विभिन्न रूप, इसमें रचनात्मक, राष्ट्रभाषा, संचार भाषा, संपर्क भाषा, ये सारी चीजें आती हैं। हिंदी का शब्द भंडार में तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज। भाषा विज्ञान की बात करें तो भाषा की परिभाषा, उत्पत्ति, विकास, सिद्धांत, साहित्य सिद्धांत की बात करें तो काव्य लक्षण, काव्य हेतु, इसमें रस, छंद, अलंकार भी आता है। अलंकार पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है, वीडियो सेक्शन में आप लोग देख लीजिएगा। पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत में हम लोगों को प्लेटो, वर्ड्सवर्थ, आई रिचर्ड्स, ये सारे कुछ जो पाश्चात्य जो साहित्य सिद्धांत जिन्होंने दिया है उसके बारे में देखना है। प्रयोजन मूलक हिंदी में भी काफी ज्यादा टॉपिक है, लेकिन ऐसे करके ये आपका दिया हुआ है सिलेबस। तो अगर इसकी तैयारी को लेकर लें कि भाषा खंड को हम लोग, ये पूरा जो टॉपिक है आप लोग सिलेबस में देखिएगा, इसको हम लोग कैसे तैयार करें। तो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपने बीए या एमए अगर हिंदी से किया है तो उसमें ये ऑलरेडी आपको टॉपिक मिल जाएंगे उसमें। और अगर जिसने नहीं भी किया है तो अगर गूगल पे अगर आप लोग सर्च करिएगा तो आपको ये टॉपिक आपको ऑलरेडी इग्नू से या फिर जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, उनका ये बनाया हुआ है। इग्नू का आपको मिल जाएगा टॉपिक वाइज। अगर आप लोग देखिएगा साहित्य सिद्धांत क्या है, उनसे अगर देख लीजिएगा ना तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उनका जो लिखने का तरीका है वो भी बिल्कुल इजी है, आसान तरीके से उनको समझाया गया है। तो ये उसके बाद साहित्य खंड में आते हैं। तो साहित्य खंड में गद्य और पद्य दो चीजें होती हैं। सिलेबस को पहले समझिए। गद्य में कथात्मक गद्य होता है, दृश्य प्रधान गद्य होता है। कथात्मक गद्य में कहानी और उपन्यास होता है। कहानी आपको 8 पढ़ना है। अब सिलेबस में आप लोग देखिए कि 8 कौन कौन से कहानी दिए हुए हैं। मधुआ है, मिस पॉल है, परिंदे है, इस प्रकार से 8 कहानी दिए हुए हैं। उसी प्रकार से उपन्यास जो है आपके सिलेबस में 3 दिया हुआ है, गोदान, मैला आंचल और राग दरबारी। उसी प्रकार से नाटक जो है वो भी 3 दिए हुए हैं, भारत दुर्दशा, आधे अधूरे और ध्रुव स्वामी। ठीक, एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो गद्य है, गद्य में कथात्मक गद्य, दृश्य प्रधान गद्य, उसके अलावा भी होता है विचार प्रधान गद्य। उसके बाद अन्य गद्य विधाएं में जो जीवनी होती है, डायरी होती है, संस्मरण होता है, रिपोर्टाज होता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। यही दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग गद्य में सिर्फ कथात्मक और दृश्य प्रधान गद्य को ही हम लोग देखेंगे, पहला चीज। दूसरा पद्य भाग आ जाता है। ठीक, पद्य भाग। तो पद्य भाग में जितना भी आपको विद्यापति, कबीर, सूर, तुलसी, ये सारे जयशंकर प्रसाद से लेकर जितने भी जो कवि हैं उनको हम लोगों को देखना है। कुल मिलाकर अगर मैं आपसे बात करूं तो एक दिया हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर बात करें तो ये देखिए, ये आपके सामने ये जो बुक दिख रहा होगा, ये पूरा बुक हो गया हिंदी साहित्य का इतिहास। ये आपके दिया हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। फर्स्ट टाइम अगर कोई पढ़ रहा हो तो फर्स्ट टाइम आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा और ये पढ़ना बिल्कुल मूर्खता होगा अभी, अगर अगर आपको पहले से अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है हिंदी का और फर्स्ट टाइम अगर आप समझ रहे हैं तो। दूसरा दिया है हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र। ये बुक है, इतना मोटा बुक, लगभग 800 850 पेज का है। ठीक है, तो ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो 2 बुक मैंने आपको दिखाई, एक पहले और एक ये वाला बुक। तो पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि इनमें से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने ही नहीं लिखा है, ये इन्होंने संपादन किया है। ठीक है, उसके बाद व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, ये सब आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी, नहीं तो मैं वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ भी हूँ, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। नहीं तो एक एक करके जो जो आपको अगर डाउट होता है उसमें आप लोग पूछिएगा, मैं आपको बना के वीडियो उसमें दे दूंगा। अब बात आती है टेक्स्ट के ऊपर कि ये कहानी हम लोग कैसे पढ़ेंगे। आप लोग सर्च करिएगा ना नेट पे, 8 कहानी सर्च करिएगा, तुरंत मिल जाएगा। चाहेगा तो एक दिन में कहानी पढ़ लीजिएगा या फिर 2 दिन 3 दिन, आपका रीडिंग हैबिट जैसा है उसके अनुसार आप कहानी को पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल ईजी है, कहीं भी इसका बुक खरीदने का जरूरत नहीं है। दूसरा आते हैं उपन्यास पे। उपन्यास पे आते हैं तो गोदान, मैला आंचल और राग दरबारी, ये जो 3 हैं, ये 3 जो बुक आपको जो दिख रहे हैं, तो क्या इसको पढ़ना चाहिए? मैं बोलूंगा एज ए सिंसियर स्टूडेंट कि आपको बिल्कुल इसको पढ़ना चाहिए,
जो भी टेक्स्ट बुक दिया हुआ है वो टेक्स्ट को आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमेशा है, किसी भी एग्जाम में अगर जो टेक्स्ट बुक जो दिया हुआ है ना उसको पढ़िएगा, उसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, और पूछे जाते हैं। वैसे ही नाटक है, तो नाटक तो बिल्कुल आपको अगर मैं दिखा दूं बिल्कुल पतला पतला है, आपके रीडिंग हैबिट के अनुसार चाहिएगा तो 1 से 2 दिन में पूरा नाटक खत्म कर लीजिएगा। इसमें नो डाउट कि सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हमको जिसने भी लिया है तो उसको तैयार तो करना ही है ऑलरेडी, क्योंकि बाकी लैंग्वेज समझ में नहीं आया होगा तभी तो ये लैंग्वेज को चूज किया ना, या फिर जिसने पढ़ा होगा इसमें पहले से कुछ ऑलरेडी पढ़ा होगा उसने ये लैंग्वेज लिया होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको तैयार कैसे करना है। मान लीजिए हम लोग कहानी को लें, तो कहानी में आपका एक हिंदी साहित्य का जो इतिहास मैंने दिखाया रामचंद्र शुक्ल का, उसमें पूरा इतिहास है, कहानी, नाटक और ये पद्य भाग सारा चीज दिया हुआ है। तो हमको एक एक करके पढ़ना है। जैसे कहानी का हमको इतिहास भी पढ़ना है, तो सबसे फर्स्ट में कहानी का इतिहास पढ़ेंगे, और बीच में कहानी के इतिहास पढ़ते समय कब से कहानी का उद्भव हुआ और अभी तक 2023 तक कहानी की क्या स्थिति है, ठीक है, उसको पढ़ते जाएंगे। तो इसमें कई सारी धाराएं निकली हैं, उसी धाराओं में अलग अलग कवि हैं और उन्होंने अपना कहानी लिखा है, उसी कहानी को हम लोग को बीच बीच में पढ़ लेना है। लेकिन कहानी के इतिहास को भी समझना है कि कहानी का ट्रेंड जब से उद्भव हुआ और तब से लेकर अब तक कैसा रहा है। और जब भी हम लोग उपन्यास को देखेंगे तो उपन्यास का भी फर्स्ट में इतिहास पढ़ना है, ठीक है। उपन्यास के इतिहास को पढ़ते समय कब से उपन्यास का उद्भव हुआ और उसके क्या ट्रेंड्स रहे और अभी तक उपन्यास की क्या स्थिति है, तो उसमें कई सारे ये जो 3 है तो 3 आएंगे। उसके अलावा उपन्यास के इतिहास में और सारे राइटर आएंगे। ये तो टेक्स्ट के लिए है ना, ये तो आपको टेक्स्ट दिया हुआ है कि इनका ये पढ़ना है। गोदान प्रेमचंद का है, जैसे 1936 में लिखा गया, मैलांचल 1954 में लिखा गया, राग दरबारी 1968 में लिखा गया। तो तीनों का अलग अलग ट्रेंड है, विचारधारा अलग अलग है। तो इसीलिए ये बोलेंगे, जैसे गोदान है तो बिल्कुल ये सामाजिक यथार्थ इसको मान लीजिए, या प्रेमचंद का जो आदर्शवादी विचारधारा था उसके आधार पर लिखा हुआ है। मैलांचल बिल्कुल आंचलिक है। उसी प्रकार से राग दरबारी बिल्कुल स्वतंत्रता के बाद का जो भी स्थिति है, भ्रष्टाचार, उसके बारे में बताया गया है। तो उपन्यास का जब इतिहास पढ़ेंगे ना, कि कैसे कैसे उपन्यास में चेंजेस आए, बीच बीच में क्या क्या ट्रेंड्स रहे हैं, तो उसके बीच बीच में ये आपको 3 ही दिया हुआ है, वो आपको पढ़ लेना है। उसी प्रकार से दृश्य प्रधान नाटक का बात करें तो नाटक का पहले आपको हिस्ट्री पढ़ना है, कब से नाटक हुआ और उसके बाद उसका इतिहास कैसे कैसे अभी तक चला। हिंदी नाटक की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं संस्कृत में घुस जाइए। हिंदी नाटक की बात करें, कब से हुआ और कब अभी तक क्या ट्रेंड रहा है। उसी के बीच में आपको 3 टेक्स्ट दिया हुआ है, तीनों टेक्स्ट को आप पढ़ लीजिए, क्योंकि तीनों अलग अलग आएंगे ना। अब आधे अधूरे मोहन राकेश का बात करें 1969 के आसपास में, भारत दुर्दशा की बात करें 1850 के बाद ये लिखा हुआ है भारत दुर्दशा। और फिर उसके बाद ध्रुव स्वामी की बात करें तो ये लगभग 1928-29 मतलब जयशंकर प्रसाद का है। तो तीनों अलग अलग मतलब समय काल में भी लिखा हुआ है, तो तीनों का तो चेंजिंग रहेगा ना, कुछ कुछ विचारधाराओं में अंतर भी तो रहेगा ना। इसीलिए पहले नाटक का इतिहास को पढ़ेंगे तो हमको उसके बारे में समझ में आएगा कि अच्छा इस समय ऐसे विचारधाराएं चल रही थी और उसमें ये काम कर रहे थे, ये नाटक लिख रहे थे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले आप लोग कहानी, उपन्यास, नाटक का पहले इतिहास पढ़ लीजिए और बीच में आप लोग टेक्स्ट भी आप लोग पढ़ लीजिए, या फिर टेक्स्ट पढ़ते जाइए और साथ में एक एक करके इतिहास को भी पढ़ते जाइए, ठीक है। तो ये बुक से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका जो रामचंद्र शुक्ल का जो बुक है एक बहुत ज्यादा भारी भरकम बुक है। फर्स्ट टाइम में आपको नहीं समझ में आएगा अगर आपका बैकग्राउंड नहीं होगा तो फर्स्ट टाइम इसको लेकर बैठने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, इस बुक से हूबहू क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। जब ये दे दिया है इसका मतलब इससे तो क्वेश्चन उठाएगा ही, लेकिन पढ़िएगा तो समझे में नहीं आएगा तो फिर उठा क्या फायदा क्या है, ठीक है। पहले तो समझ में आना चाहिए ना, तब तो पढ़ पाइएगा ना इस बुक को। अब इसको तैयार कैसे किया जाए, अब देखिए एक मेरे पास ये बुक है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। ये बिल्कुल जैसा इसका नाम है वैसा ही इसमें लिखा भी हुआ है, सरल तरीके से इतिहास लिखा हुआ है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये विश्वनाथ त्रिपाठी का है। अगर आप लोग इसको पढ़ लेंगे, जो भी न्यू कैंडिडेट होंगे, जो भी हिंदी बैकग्राउंड के होंगे, वो तो ऑलरेडी सारा ये हिंदी वगैरह पढ़ ही लिए होंगे, उनको ऑलरेडी पता होगा, तो डायरेक्ट हिंदी साहित्य के इतिहास रामचंद्र शुक्ल को ले सकते हैं। लेकिन जिनका बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है, वो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, इसको बिल्कुल अगर आप पढ़िएगा, एकदम ईजी वे में दिया हुआ है, शुरू से लेके हिंदी का इतिहास, स्टार्टिंग आदिकाल से लेकर और पूरा समझाया हुआ है आधुनिक काल तक। तो इसको आप लोग देखिएगा तो काफी अच्छे से इसमें समझाया गया है, समझ में आपको
आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको अगर पढ़ना हो तो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ सकते हैं। मोटा मोटी जो है आपके दिमाग में एक बनता चला जाएगा, एक लिंक बनता चला जाएगा और आपको समझ में आता जाएगा कि रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में क्या लिखा हुआ है। देखिए ये जो दोनों जो बुक है, अब इसको तैयार कैसे करना है, क्योंकि दोनों आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो एक तो मैंने विश्वनाथ त्रिपाठी का जो बुक है ये वाला, ये मैंने दिखा है, इसको पहले पढ़ लीजिएगा, आपका समझ थोड़ा सा विकसित हो जाएगा कि पता चलेगा कैसे कैसे इसमें हमको पढ़ना है। और दूसरा चीज कि उसके बाद आप लोग ये पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसने ये ले लिया होगा बुक ये ठीक है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद ये मूल रूप से ये छायावाद के अंत तक आपको पूरा मिलेगा और उसके बाद रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु हो जाएगी, वहीं तक ये लिखते हैं। तो इसके बाद यहाँ से आप लोग इनको पढ़ सकते हैं, डॉक्टर नगेंद्र का ये वाला पढ़ सकते हैं। ये जहाँ पर खत्म होगा ना वहां से आप लोग स्टार्ट कर लीजिए, नहीं तो फिर दोनों पढ़िएगा। अगर समय है तो ठीक है, और समय तो बिल्कुल नहीं है मेरे हिसाब से, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बुक ये वाला पढ़ लीजिए, सबसे पहले विश्वनाथ त्रिपाठी, उसके बाद ये, और ये जहाँ खत्म होगा उसके बाद ये वाला आप लोग देख सकते हैं। और अगर समय मिल पाया तो मैं आपको एक मोटा मोटी आपको टॉपिक वाइज बता दूंगा कि किस टॉपिक से आपको कैसे तैयार करना है, और एक ओवरव्यू अभी आपको दे दूंगा कि कहानी के इतिहास में क्या था, उपन्यास के इतिहास में क्या था, नाटक के इतिहास में क्या था, एक मोटा मोटी ओवरव्यू दे दूंगा। लेकिन मैं आपको बिल्कुल गारंटी ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं बिल्कुल इसको तैयार करा दूंगा। ठीक है, तैयार आपको खुद ही करना है अभी फिलहाल। ठीक है, तो ऐसे आपको इस तरीके से आपको तैयार करते चले जाना है। आशा करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उसका बिल्कुल समाधान करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो में। धन्यवाद।